आप सभी को मेरा नमस्कार। हम लोग सेल टॉपिक में काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं, लाइसोसोम्स के बारे में, गोल्गी बॉडी के बारे में, है ना, बहुत सारे टॉपिक्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो क्या होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? ये भी एक ऑर्गेनेल होता है जिसको ER बोलते हैं, और ये यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, जिसका मेन रोल क्या होता है? प्रोटीन की सिंथेसिस में, प्रोटीन के लिपिड के मेटाबॉलिज्म में, और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस। कुछ हार्मफुल सब्सटेंस को डिटॉक्सिफिकेशन निकालने में भी ये मदद करता है। इट कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन एंड इज़ इन्वॉल्व इन अ वैरायटी ऑफ सेलुलर प्रोसेस। बहुत सारे सेलुलर प्रोसेस में ये इन्वॉल्व होता है। अभी इसके हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे। और मेकिंग इट इसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सेल। सेल की प्रॉपर फंक्शनिंग में भी इसका अच्छा खासा रोल होता है। अब बात करेंगे, दो प्रकार के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रफ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके सरफेस पे राइबोसोम्स जाके स्टिक होते हैं, इसीलिए इसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और स्मूथ वाले पे राइबोसोम्स नहीं होते हैं, इसीलिए इसको स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोग कहते हैं। तो कुछ बातें इसमें लिखी हुई हैं रफ के बारे में कि इसकी अपीयरेंस जो होती है उस पर क्या होता है? राइबोसोम्स होते हैं इसके साइटोप्लाज्मिक सरफेस पे, जिसके वजह से ये रफ अपीयरेंस देता है। फंक्शन की बात करें, प्रोटीन के सिंथेसिस में, प्रोटीन के फोल्डिंग में और कुछ क्वालिटी कंट्रोल में जो है ये हेल्प करता है। उसकी डिटेलिंग यहाँ पे दी गई है, तो आप चाहें तो इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। आपको बस क्या करना है, बहुत डीप में नहीं जाना है, आप पढ़ लेना, नहीं समझ में आएगा तो मैं बता दूंगा। आप केवल टाइप याद करो, आप ये डिफिनीशंस याद करो, क्योंकि आपको इतने डीप में नहीं लिखना है। तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिर्फ वही लैक्स ऑफ राइबोसोम, ये आपको पता होना चाहिए। ये क्या करता है? देखो, ये जो है प्रोटीन की सिंथेसिस करा रहा है, और ये जो स्मूथ वाला है ये लिपिड की सिंथेसिस करा रहा है। कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व हो रहा है, डिटॉक्सिफिकेशन में भी इन्वॉल्व हो रहा है, कैल्शियम के स्टोरेज में भी ये जो है मदद करता है। तो दोनों के कुछ बातें, फंक्शन जो है आपको अलग अलग करके लिखा है। तो आपको बहुत अंदर जाके नहीं, कम से कम ये जो हेडिंग्स, बुलेट पॉइंट्स हैं, है ना, ये तैयार होने चाहिए कि इनकी फंक्शनिंग क्या क्या है और कितने टाइप्स के होते हैं। अब बात करते हैं, है ना, फंक्शन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेम वही होगा, प्रोटीन की सिंथेसिस और प्रोसेसिंग होती है ना, लिपिड का मेटाबॉलिज्म होता है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है, कैल्शियम का स्टोरेज होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और आपके ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड, इनमें भी जो है ये इन्वॉल्व होता है। ठीक, इतनी बात। अब देखो इसका स्ट्रक्चर आप देख लो। स्ट्रक्चर जो होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देता है, जिसमें देखो ऊपर ये रफ है, रफ वाले में क्या होगा? ऐसे ऐसे आपके राइबोसोम होंगे। ठीक है, ये सिस्टर्नल स्पेस है। सिस्टर्नी आपने जो है अभी गोल्गी में देखा होगा, सिस्टर्नी की बात, इसमें भी इस तरह का सिस्टर्नी स्पेस होता है ना, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ जब ये वाला नहीं रहेगा, ये राइबोसोम्स नहीं होंगे, तो इसको क्या बोलेंगे हम? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बात हो गई आपके इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी फंक्शनिंग याद होनी चाहिए, और साथ में आपको इसके टाइप और ये स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। स्ट्रक्चर आप बेसिकली अच्छे से याद कर लेना, ठीक, और इसको पढ़ लेना। कहीं कोई दिक्कत आएगी तो बात करेंगे। और देखो, इसको जो मैंने अंदर लिख के दिया है, इसलिए दिया है क्योंकि जब आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। क्योंकि जब प्रोटीन की सिंथेसिस, लिपिड का मेटाबॉलिज्म, ये सब मैं बायोकेमिस्ट्री में पढ़ाऊँगा, तो बायोकेमिस्ट्री में यहीं पर बात आके फंसेगी कि जब मैं आपको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करूँगा, स्मूथ की बात करूँगा, तो आपको समझने में दिक्कत होगी। ये सब इंटरलिंक्ड हैं, ठीक है, दोनों जगह से। तो इसलिए आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये चीज़ें आप देख लेना। आगे हम बात करते हैं राइबोसोम्स के बारे में। ठीक है, राइबोसोम क्या करता है? राइबोसोम्स आर इसेंशियल ऑर्गेनेल फाउंड इन लिविंग सेल। ठीक है, लिविंग सेल्स में पाया जाता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग प्रोटीन। प्रोटीन के सिंथेसाइजिस में मेन रोल किसका होता है? राइबोसोम्स का। क्योंकि इंडोप्लाज्मिक में अगर राइबोसोम्स नहीं है तो प्रोटीन सिंथेसिस का काम नहीं, वहाँ लिपिड का हो, स्मूथ हो जाएगा वो। ठीक है, दे आर
द साइट वेयर अ ट्रांसलेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए इनटू प्रोटीन ऑकर्स। देखो आरएनए जो होता है जब आप पढ़ोगे तो आरएनए भी कई टाइप्स के होते हैं। तो mRNA इज द टाइप ऑफ एक तरह से इसको बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और डीएनए मतलब होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करता है, देखो यहाँ पे बात हो रही है कि दे आर द साइट वेयर अ ट्रांसलेशन ऑफ mRNA इनटू प्रोटीन। देखो ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। ये क्या होता है, आरएनए से डीएनए, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनने का एक प्रोसेस होता है। वो मैं आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से समझा दूंगा। तो बस आप यहाँ पे ये समझो कि mRNA जो होता है ये ट्रांसलेशन करके जो है प्रोटीन बनाता है। क्रूशियल स्टेप इन जीन एक्सप्रेशन, ठीक है, जिसका ये क्रूशियल स्टेप होता है। जीन क्या होते हैं, जीन आप लोग सुने होंगे कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक पीढ़ी से जो है दूसरी पीढ़ी में इन्हीं जीन की मदद से जाता है। तो ये जो एक्सप्रेशन होता है वो भी आपके जीन एक्सप्रेशन भी इसके लिए आपका राइबोसोम्स रिस्पॉन्सिबल है। राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ राइबोसोमल आरएनए। अभी यहाँ पे mRNA से प्रोटीन में कन्वर्ट हो रहा था। और दूसरी बात ये कह रहा है कि जो राइबोसोम्स होते हैं ये जनरली राइबोसोमल आरएनए से बने होते हैं और प्रोटीन से बने होते हैं। एंड दे कैन फाउंड आइदर फ्लोटिंग फ्रीली इन साइटोप्लाज्म एंड अटैच टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, फ्री फॉर्म में फ्लोट होते हैं और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जाके स्टिक होते हैं, तब उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। राइबोसोम का स्ट्रक्चर देखें तो देखो ये स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट दिखाई देगा आपको। अभी आप स्ट्रक्चर देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, देख रहे हो कैसे, ठीक, इस तरह का। तो ये राइबोसोम्स होते हैं, इसका एक लार्ज सब यूनिट होता है और एक स्मॉल सब यूनिट होता है। इसी चीज़ को ये दिखा रहा है, यहाँ पे भी आप फिगर में देख सकते हो, ठीक है। अमीनो एसिड की चेन है, टीआरएनए है, राइबोसोम लार्ज सब यूनिट है ना, स्मॉल सब यूनिट है, mRNA ऐसे, है ना। इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर आपको राइबोसोम्स का दिखाई देगा। तो ये राइबोसोम्स होते हैं, इनके स्ट्रक्चर आपको याद होने चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग राइबोसोम्स के। ये जो हो गए आपके क्या हो गए, ये इसके सब यूनिट के बारे में लिखा हो, इसको पढ़ लेना, है ना। तो ये बात यहाँ से आपकी क्लियर हो जाएगी। अब बात करते देखो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में, है ना, आरएनए, ये जो आपके राइबोसोम्स होते हैं ये अलग प्रकार के होते हैं। दोनों के टाइप से यहाँ पे दिए हुए हैं, है ना। जैसे कि देखो दिया है कि इन यूकैरियोटिक लार्ज सब यूनिट इज मेड अप ऑफ 60s राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन्स एंड द स्मॉल सब यूनिट इज मेड अप ऑफ 40s आरएनए एंड प्रोटीन्स। इन यूकैरियोटिक बैक्टीरिया a large subunit 50s and the small subunit 30s। तो इसी को इसको 70s या 80s राइबोसोम्स बोलते हैं, ठीक है। इसी के हिसाब से ये इसको क्लासीफाई किया जाता है कि यूकैरियोट में आपके जो है वो क्या होते हैं, 80s होते हैं और आपके प्रोकैरियोट में 70s टाइप के राइबोसोम्स होते हैं। 2 सब यूनिट्स come together during protein synthesis, they separate again after protein form। क्या कह रहा है कि 2 सब यूनिट कम टुगेदर इन अ प्रोटीन सिंथेसिस। जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो दोनों आपस में मिल के काम करते हैं और क्या करते हैं, सेपरेट अगेन आफ्टर द प्रोटीन इज फॉर्म। जब प्रोटीन बन जाता है तो ये फिर अपने आप को सेपरेट कर लेते हैं। टाइप ऑफ राइबोसोम्स की बात करें तो फ्री राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, इनके कुछ अलग काम हैं, है ना। मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स होते हैं, इनके अलग काम है। ये 2 टाइप के आपके क्या है, राइबोसोम्स हैं। तो आप इनके बारे में भी डिटेलिंग पढ़ सकते हो जो इसमें दिया हुआ है। अब बात करें फंक्शन ऑफ राइबोसोम, सेम वही प्रोटीन की सिंथेसिस जिसको ट्रांसलेशन कहते हैं, ठीक है। आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। पॉलीसोम फॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। पॉलीसोम फॉर्मेशन होता है पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। जब ट्रांसलेशन हो गया उसके बाद इसका मॉडिफिकेशन भी यहाँ होता है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग राइबोसोम बायोजेनेसिस की। यहाँ पे कुछ बातें दी गई हैं जैसे कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक जो राइबोसोम्स होते हैं उनमें डिफरेंसेज होते हैं। क्या डिफरेंसेज होते हैं वो देख लीजिए। क्या दे रहा है कि जो
प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। ये 70S राइबोसोम्स होते हैं, जिसमें क्या दिया है 50S लार्ज सब यूनिट और 30S जो है स्मॉल सब यूनिट, मैंने ऊपर ही आपको चर्चा में करके बताया है ना। और यूकैरियोटिक में क्या होते हैं 80S होते हैं, जिसमें 60S जो है लार्ज सब यूनिट होते हैं और 40 जो है स्मॉल सब यूनिट होते हैं, तो यूकैरियोटिक्स होते हैं। ठीक, तो ये टाइप ऑफ इनके डिफरेंसेस के बारे में बता दिया राइबोसोम्स का। तो ये बस आप याद रखना कि यूकैरियोटिक सेल्स में 80S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं और प्रोकैरियोटिक में 70S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे दिया राइबोसोम्स आर प्रोड्यूस इन अ न्यूक्लियोलस। ठीक है, राइबोसोम्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो कहाँ से होते हैं, न्यूक्लियोलस से होते हैं। जब आप न्यूक्लियस पढ़ोगे उसमें न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होते हैं। द न्यूक्लियोलस assembles ribosomal RNA and protein into small and sub large unit in the राइबोसोम्स। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोलस से ही होता है, इसलिए इसकी बात कर रहा है कि दीज सब यूनिट आर देन ट्रांसपोर्टेड आउट द न्यूक्लियस इनटू द साइटोप्लाज्म। फिर वो राइबोसोम क्या होता है, न्यूक्लियोलस से जो है जब वो मैच्योर होता है तो साइटोप्लाज्म में आता है, वेयर वो जाके अपना फंक्शन करता है। तो ये इसकी बायोजेनेसिस बता रहा है कि राइबोसोम्स बनते कैसे हैं। तो ये कॉमन बातें हैं जहाँ तक मैंने आपको बता दिया। अब जो बेसिक बात हमको बात करनी है वो न्यूक्लियस की बात करनी है। तो आप देखो अभी तक राइबोसोम्स के टाइप है ना, स्ट्रक्चर के बारे में स्ट्रक्चर बना देना है, क्योंकि जब आप स्ट्रक्चर बनाते हो तो थोड़ा सा उस स्ट्रक्चर को डिस्क्रिप्टिव लिखा भी जाता है, उससे नंबर अच्छे मिलते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर, फंक्शन है ना, और उसके बारे में थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा। लाइसोसोम हो गया, लाइसोसोम के पहले मैंने आपको गोल्गी बॉडी के बारे में बता दिया और गोल्गी बॉडी से पहले माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बता दिया। ठीक है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बता दिया और आपको सेल के और सेल के फंक्शनिंग के बारे में, सारे ऑर्गेनेल्स के फंक्शंस के बारे में आपको समझा दिया। सेल कुछ ऐसा दिखता है। अब जो हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बहुत इम्पॉर्टेंट है ना, बहुत सारे फंक्शंस आपके न्यूक्लियस होते हैं। इस नोट्स को पढ़ लेना, अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आएगा तो आप दोबारा पढ़ लेना। एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है एक सेल से दूसरे सेल में चीज़ें। उसके लिए पैसिव ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हैं। उसी में आप इंडोसाइटोसिस है ना और एक्सोसाइटोसिस, इंडोसाइटोसिस में आप पूरा फैगोसाइटोसिस, फिनोसाइटोसिस, ये सारे टर्म्स सुनोगे तो वो मैं अलग से आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो अभी हम लोग जो है हमें जो लास्ट टॉपिक पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है आपको न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे और न्यूक्लियस के बाद थोड़ा सा जो है सेल डिवीज़न की चर्चा कर लेंगे। उसके बाद हमारा जो है सेल टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो आप सभी हमसे बने रहिए है ना। इसके बाद एक क्लास और रिकॉर्ड करूँगा, सेल चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद हम टिश्यू पढ़ना शुरू करेंगे। तो आप सभी को मेरा धन्यवाद। आप सब बने रहिए और पढ़ते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।